ऐसे कौन से खाने खा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर मौजूद है और हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल कलर की जो क्वालिटी है ना, वो 1, 2 या 3 नंबर नहीं है, वो 10 नंबर है। केचप के अंदर भी फूड कलर मौजूद है। आप घर में देखें, पुराने जमाने में जाएं, वो जो चाटी से बटर निकला करता था वो व्हाइट रंग का होता था। येलो कहाँ से बटर का कॉन्सेप्ट आ गया? जो भी उसमें रंग डला हुआ है वो फूड ग्रेड नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कपड़ा डाई करने वाले रंग, उनको वो फूड में इस्तेमाल करते हैं। अफ्तार में हमारे दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सज जाती हैं। यहाँ पे हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं? डीप फ्राइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही खराब है। अब तो ऑयल जो है इन्फ्लेमेशन पैदा करता है हमारी बॉडी में। विद्या बालन, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनका वेट कम नहीं होता था और उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी। इन्फ्लेमेशन इतना है कि जितने बड़े लोग हैं, अब जिसमें विराट कोहली की ही बात करें कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो एल्कलाइन रखना है, एल्कलाइन वाटर लीजिए। हम लोग अफ्तार के अंदर मिल्क शेक्स, ये दूध सोडा ठीक है, हमें पीना चाहिए क्या? ये हेल्दी है अफ्तार में पीना? मेरे इख्तियार में अगर हो तो मैं इसको फूड की कैटेगरी से निकालूं। ये रियल फूड नहीं है। हर वो चीज जो आपके लिए नुकसान दे, आपको जिंदगी से दूर लेकर जा रही है, वो उसको आप फूड का दर्जा कैसे दे सकते हैं? फ्रोजन फूड का इस्तेमाल हो रहा है। जिस घर में अगर कोई माँ ये चीजें बना रही है, फास्ट फूड का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो जुर्म करार दे देना चाहिए। ग्रैनीज किचन की CEO फौजिया बदर से आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि रमज़ान में हम ऐसी कौन सी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। क्या हम जानते हैं कि हमारे किन खानों में फूड कलर मौजूद है और ये फूड कलर हमारे किडनी को, हमारे लिवर को किस तरह डैमेज करता है? हमारे बच्चों की बहुत छोटी एज से आईसाइट क्यों वीक होती है? क्या इसके पीछे हमारी खुराक ही तो बहुत बड़ी वजह नहीं है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फौजिया बदर। आज हमारे साथ है ग्रैनीज किचन की CEO। तो जैसे हमारा पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया था आपके साथ, आज हम जो है ना डेली बेसिस पे बहुत सारी खाने पीने में और किचन में गलतियां कर रहे होते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम किचन में, हम अपने खाने में ऐसे कौन से खाने खा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर मौजूद है और हमें पता ही नहीं है? बहुत शुक्रिया इकरा। और ये मेरा हमेशा से बहुत दिल के करीब टॉपिक रहता है, सेहत के बारे में जब बात करनी हो, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ है सेहत, कि अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम लाइफ में अच्छा परसू कर सकेंगे, बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ देखें तो वो हमारी सेहत के लिए तो होती है, ज़िंदगी के लिए होती है इंडीड। तो किचन में जब मैंने बहुत ज़्यादा खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, इलाज बिलग़िज़ा के ऊपर काम शुरू किया और हमने अपने ब्रांड में भी इस चीज़ की अवेयरनेस की और बात करनी शुरू की, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ थी हमारे लिए वो ये लोगों को बताना था कि वो बहुत ही कॉमन चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे अपने किचन में ले रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर मौजूद है। अब पाकिस्तान में आर्टिफिशियल कलर की जो क्वालिटी है ना, वो 1, 2 या 3 नंबर नहीं है, वो 10 नंबर है। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कपड़ा डाई करने वाले, रंग करने वाले जो कलर्स हैं, उनको वो फूड में इस्तेमाल करते हैं। ओह माय गॉड, कपड़ा डाई करने वाले कलर्स भी हम खाने में खा रहे हैं और हमें पता नहीं है। क्योंकि वो बहुत सस्ते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हमेशा जब भी बात होती है तो वो कॉस्ट कटिंग पे बात होती है। लोगों की बाइंग पावर कम है, क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से कोशिश की जाती है कि हम घटिया किस्म के मसाले इस्तेमाल कर लें, घटिया किस्म के फूड कलर इस्तेमाल कर लें, तो फिर अल्टीमेटली हम वो वाले फूड कलर की तरफ आ जाते हैं। अब अगर हम गिनना शुरू करें तो केचप के अंदर भी फूड कलर मौजूद है। इवन जो हम बटर इस्तेमाल करते हैं जो येलो रंग का आ रहा होता है, बटर कभी भी येलो रंग का नहीं होता। आप घर में देखें ना, पुराने ज़माने में जाएं, वो जो चाटी से बटर निकला करता था वो वाइट रंग का होता था, वाइट कलर का होता है। तो येलो कहाँ से बटर का कॉन्सेप्ट आ गया? अब जो भी उसमें रंग डला हुआ है वो फूड ग्रेड नहीं है और उसकी कोई पूछगछ भी नहीं है कि वो फूड ग्रेड है या नहीं है। उसके बाद जितनी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में जो रंग इस्तेमाल हो रहा है वो कभी भी, अगर आप मोतीचूर के लड्डू खाएं, वो कभी भी घर में बनाए इतने येलो कभी नहीं बनेंगे। अगेन उसमें भी फूड कलर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो हम केक्स खाते हैं, ये जितने फॉन्डेंट केक का रवाज चला हुआ है और क्रीम्स केक में जो कलर डल रहा है वो बड़े फास्ट कलर हैं। अब वो कलर अगर कभी हम केक कटिंग के दौरान हाथ में लग जाए तो बहुत बार साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं, तो जाके वो कलर हटता है। बिल्कुल ऐसा है। अब ये सारी चीज़ें हमारे जो नेचुरल पैलेट हैं उनको थ्रेट करती हैं हर दफ़ा। जो अल्लाह ताला ने हमें जायका दिया हुआ है नेचुरली चीज़ों को
परखने का। तो ये वो कलर्स सारे हमारे उन सारी चीज़ों के लिए थ्रेट हैं। फिर जितनी कैंडीज़ बच्चे खाते हैं उन सब में जो कलर मौजूद है, जो मैंगो की कैंडी होती है वो येलो रंग की होती है, जो खट्टी मिट्टी होगी उसको वो ग्रीन कलर में कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फालसे की अगर है तो उसको फिर वो वाला रंग देते हैं। इतने फास्ट रंग जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉडी में 2 फिल्टर हैं जो इन सारे रंगों को फिल्टर करेंगे, जो भी हम आर्टिफिशियल खाएंगे, किडनी और हमारा लीवर। हर दफ़ा जब हम एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ खाएंगे तो हमारा बॉडी का सिस्टम थ्रेटनिंग हो जाता है। हर दफ़ा वो रिस्क पे जाता है और हर दफ़ा वो कोई ना कोई सिग्नल देगा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे इस वक्त हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान में, वो हर दफ़ा आपको ये बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हम आस्ता आस्ता करके नेचर से दूर आए हैं, हमें ये सारी चीज़ें छोड़ के आस्ता आस्ता वापस नेचर की तरफ जाना है। तो ये जैसे आप बता रही हैं कि हम तो हर चीज़ में फूड कलर खा रहे हैं और हमें खुद भी नहीं अवेयरनेस कि हम कितना फूड कलर इनटेक कर रहे हैं, और हम वो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स हमने रखे हुए हैं कि ये हमने खाना है, ये तो हमारी नीड है, लेकिन क्या वो हेल्दी हैं या नहीं ये हमें पता नहीं। तो ये फूड कलर इंसान की बॉडी को कितना डैमेज कर सकता है? आपके दोनों जो फिल्टर ऑर्गन्स हैं यानी किडनी और लीवर, अभी आप उठाकर देखें अगर रिपोर्ट्स पाकिस्तान में, तो सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर है। और उसमें उम्र में ये है कि बहुत छोटे छोटे लड़के, छोटे इवन बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। वो सारी वजूहात हैं ही वो जो हम गलत खाना खाते हैं, आर्टिफिशियल फूड कलर और फ्लेवर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वही चीज़ें अलार्मिंग है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे अब हमने फूड कलर पे बात कर ली, मेरा एक और सवाल है आपसे कि कौन से ऐसे 3 या 4 कॉम्बोज ऐसे हैं जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन खाना चाहिए हमें खाने में या नहीं। अक्सर मैं जैसे अपनी बात करूं तो मैं ऑमलेट के साथ दही खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पराठे के साथ ऑमलेट हो और साथ दही हो। तो ये कॉम्बो बनाया हुआ है मैंने खुद से कि जो हमारे घर में एक प्रैक्टिस होती है और हम खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। तो आया ये सही कॉम्बो है, ऐसे खाना खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में भी फूड कॉम्बिनेशन पे बात की थी। अभी अगेन एक बड़ी चीज़ है जो हम जहाँ कहीं भी जाएं दावत के तौर पे हमें दी जाती है, चाय और बिस्किट। बिल्कुल ऐसे, मतलब अगर आप किसी को खाली चाय दे दें तो ऐसे लगता है आपने उसकी खातिर मदारत नहीं की। बिल्कुल ऐसे, यानी कुछ तो होना चाहिए था। अब उसके लिए हम बड़ा हैंडी है कि ईजी है, आप उनके सामने बिस्किट रख लेते हैं, कुकीज़ रख देते हैं। अब होता क्या है कि वो जो कुकीज़ हैं या वो बिस्किट्स हैं उसमें मैदा मौजूद है, शुगर बेतहाशा मौजूद है। जब भी आप किसी भी गर्म चीज़ के साथ आप शुगर का इंटेक करेंगे तो हर दफ़ा आपकी शुगर स्पाइक होगी। कहने को तो हम ये कहते हैं हमने तो पूरे दिन में कोई बदपरहेज़ी नहीं की, हमने कौन सा खीर खाई है, हमने कौन सा कोई मिठाई खाई है, लेकिन वो जो 2 बिस्किट आपने चाय के साथ खा लिए ऐसे ही चलते फिरते, उससे हर दफ़ा आपके बॉडी सिस्टम के लिए एक मसला पैदा करना है। और फिर जब ये हम डेली बेसिस पर इस तरह की छोटी छोटी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हम उसका एंड रिजल्ट जो देखते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसके अलावा और क्या ऐसे कॉम्बोज हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? कॉम्बोज के अलावा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अब रमज़ान जैसे है, अगर हम वैसे भी कहीं जाएं बाज़ार में और हम देखें कोई पकौड़े या समोसे तलने वाला है, तो वो जो एक ऑयल जिसमें फ्राई हो रहा है सारा कुछ, वो मुसलसल अगर हम देखें एक बैच फ्राई होता है, वो उसको निकालता है, उसमें दूसरी समोसे डाल देता है, फिर उसमें तीसरे डाल देता है। ये जो बार बार कुकिंग ऑयल का एक 100 टेम्परेचर से ऊपर जाना है, वो उसके अंदर इस तरह के ट्रांसी फैटी एसिड्स पैदा कर देता है जो हमारे दिल के लिए नुकसानदेह हैं। और फिर क्या होता है, जब उस ऑयल को एक दफ़ा फ्राई करने के बाद उसमें वो ट्रांस फैटी एसिड्स पैदा हो जाते हैं, तो जब हम दूसरी प्रोडक्ट फ्राई करते हैं तो वो गंदे एसिड्स उस प्रोडक्ट के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओह माय गॉड। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दिल का मरीज़ जाता है या किसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसको जंक फूड से जो मना किया जाता है वो ये वजह होती है कि बार बार उस ऑयल में फ्राई हो रहा है। घरों में भी इसी तरह से मैंने घरों में ये प्रैक्टिसेस देखी हैं कि जो ऑयल फ्राई होता है उसको अलग रख दिया जाता है, फिर दोबारा भी इसी में पकौड़े बनाए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। इससे रिलेट करेंगे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे कि अभी हमने पकौड़े बनाए हैं, इसको उठा के रख दो, कल इसी देगची में दोबारा इसी ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। अब करना क्या चाहिए? हम हमेशा जब भी बात करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर करना क्या है? वो करना ये है कि आपने अगर एक ऑयल में एक दफ़ा आपने पकौड़े फ्राई कर लिए, समोसे फ्राई कर लिए, जैसे रमज़ान है, फिर उस ऑयल को उठा के रख दें,
फिर उसको किसी सालन में कंज्यूम कर लें। इस तरह से उस में जो फैटी एसिड्स हैं वो दोबारा किसी दूसरी प्रोडक्ट में जज्ब होके और फिर आपको वो नुकसानदेह नहीं रहेंगे क्योंकि आपने ज़ाया तो नहीं करना उस ऑयल को, लेकिन एक दफ़ा फ्राई करें उस ऑयल को और उसके बाद उसको किसी और चीज़ में डाल के कंज्यूम कर लें। बिल्कुल ठीक है, मतलब फ्राई आप बार बार नहीं कर सकते। हाई हीट पे ना जाए वो, हर दफ़ा 100 डिग्री से ऊपर बहुत देर तक। फ्राइंग में तो होता है ना, जब हम प्रोडक्ट को फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को, आप फिश को करें चिकन को करें तो 10 मिनट तो उसकी फ्राइंग टाइम है जिसमें वो चीज़ टेंडर होनी है, इवन पकौड़े भी बनने हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इतने हाई टेम्परेचर पे वो बार बार ना जाए। अच्छा, ये तो हमने मतलब स्टोव पे तो जब भी हम किसी कढ़ाई में या किसी में भी तेल डालेंगे तो हम उसको बहुत हाई हीट पे कर देते हैं। अब वो जो फ्रायर्स का भी तो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रिक फ्रायर्स का, उसमें भी 2 पैकेट से नीचे तो ऑयल अगर जाए भी तो वो कुछ भी फ्राई हो ही नहीं सकता। 2 या 3 पैकेट्स तो ऑयल डलता है फ्रायर के अंदर। तो क्या उसमें भी यही सेम प्रैक्टिस होगी कि आप एक दफ़ा उधर फ्राई करो और उसके बाद वो ऑयल कहीं और कंज्यूम करो और फिर आप उसमें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा। ओह, तो ये तो नहीं कर सकते हम पाकिस्तानी, कैसे करेंगे 3-3 4-4 पैकेट्स एक ही फ्रायर में डाल के और उसको दोबारा हम उसमें फ्रायर भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसका इजी ये है कि हम तो लोगों को ये करते हैं कि आप वो फ्रायर इस्तेमाल ही ना करें। हल्का सा डीप पैन जो होता है उसके अंदर आप करें। डीप फ्राइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही ख़राब है। अब तो लोग ग्रिल पे चले गए हैं ना। ग्रिल्ड जो मीट अगर है वो कम नुकसानदेह है क्योंकि उसमें ऑयल की एब्जॉर्प्शन कम है। ऑयल जो है वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है हमारी बॉडी में। और अभी मैं एक देख रही थी, विद्या बालन का एक देख रही थी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उनका वेट कम नहीं होता था और उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी। इन्फ्लेमेशन इतना है कि जितने बड़े लोग हैं अब, जिसमें विराट कोहली की अभी मैं एक सुन रही थी वीडियो, उसमें भी वो यही बात करें कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो एल्कलाइन रखना है, एल्कलाइन वाटर लीजिए। तो इस वक्त इन्फ्लेमेशन जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में पैदा कर रही हैं वो हमारा वेट गेन भी कर रही हैं, हमारे हार्ट का इशू भी है। वो इन्फ्लेमेशन आपकी ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूम रही है, तो आपके हर बॉडी ऑर्गन के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमने अपनी 30 40 की उम्र में ख़राब कर ली हैं। अब जैसे आप बता रही हैं कि इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, तो अब अगर हमने वापस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना हो तो क्या करना चाहिए? छोटे छोटे स्टेप्स हैं। उम्मीद तो देखें हर वक्त जब तक आपके साथ है, जुड़ी हुई है, तभी हमारी ज़िंदगी मुमकिन है। मैं ख़ुद अभी तक अपनी ज़िंदगी में डेली सोचती हूँ कौन से ऐसे स्टेप्स करूँ जो मैं एक बेहतर और सेहतमंद इंसान रहूँ। उसमें चिया सीड मॉर्निंग में ज़रूर लें। ठीक है। अच्छा, ग्रीन जूस, रेड जूस पे बात हो रही है, येलो जूस पे बात हो रही है। अब ग्रीन जूस किसका है? धनिया बहुत सस्ता है, पुदीना बहुत सस्ता है, आंवला जो जिसमें विटामिन सी है, ये तीनों चीज़ों का आप जूस बनाकर पिएं तो वो ग्रीन जूस है। और इसकी अगर कॉस्ट देखें तो शायद 20 रुपये है। तो ये कैसे बनेगा? थोड़ा सा धनिया ले लें और थोड़ा सा पुदीना ले लें, जितना आप, मतलब जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने धनिया और पुदीने के साथ आप बेहतर कर सकते हैं। 6 से 7 लीव्स आप पुदीने के लें और इसी तरह थोड़ा सा धनिया ले लें और आधा आंवला ले लें और आंवले का पाउडर ले लें, अगर 1/4 टीस्पून लें, और उसको पानी में डालें और ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड कर लें तो ग्रीन जूस रेडी हो जाएगा। वाह, इंतहाई हेल्दी है, स्किन ग्लो करता है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो आउट हो जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। और चिया सीड डाल लें तो वो आप समझे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें आप उसकी अफादियत को। इसी तरह जो रेड जूस है उसमें अब बीटरूट है, वो कमाल का बीटरूट जो है वो हमारी बॉडी में जितनी आपके इन्फेक्शंस होते हैं और डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को सबसे बढ़कर डिटॉक्सिफाई करता है वो। तो बीटरूट का जूस, अगर अगेन जूस नहीं है तो पाउडर मार्केट में बहुत अवेलेबल है। फ्रूट पाउडर पे वेजिटेबल पाउडर के साथ इन जूसेस को बनाइए। और जो येलो है वो तो कमाल है, उसमें टर्मरिक है। हल्दी देखें हर घर में मौजूद है, बिल्कुल हल्दी लें, थोड़ी सी जिंजर, फ्रेश जिंजर लें और साथ लेमन डाल लें उसमें। तीनों चीज़ें येलो टोन में आती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आपका येलो जूस बन जाएगा। तो हमारे किचन में हमारी सारी बीमारियों का हल मौजूद है, सिर्फ हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। बीमारियों का हल भी मौजूद है और बीमारियां भी मौजूद है। बीमारियां भी मौजूद है, आपकी मर्जी है, आपने कहाँ पे जाना है। चॉइसेस आर आवर्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। फौजिया, मुझे ये बताइएगा, जैसे रमज़ान चल रहा है, खाने पीने की हमारी जो है ना, रमज़ान में एक अलग ही रूटीन हुई होती है। सहरी में दस्तरखान का एक अपना मज़ा है, अफ्तार में एक अपना मज़ा है। अफ्तार में हमारे दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सज जाती हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं?
अगेन हम अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाते तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है उस सारे दौरान। अगर आप देखें ना, गूगल करें कि बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो सबसे पहले जो लिखा आता है ना वो फास्टिंग लिखा आता है। तो हमने रोज़े से वो तो काम बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जब हमने उसको इफ्तार किया तो हमने वो पूरी कसर निकाली जो इफ्तार के वक्त, मतलब इतना फ्राइड आइटम मौजूद होता है। अगर फ्राइड आइटम है नहीं है तो उसके साथ क्रीमी कुछ चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं। क्रीम चाट, मतलब क्रीम चाट होगी, सैलड, बिल्कुल उसमें आपने डाला होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें वाइज ईटिंग करनी है, हमें कॉन्शियस ईटिंग करनी है कि हम क्या खा रहे हैं पूरे दिन के बाद। इफ्तारी में जो लेमन पानी है वो अपने आप में मुकम्मल एक दावत है। जब उसमें अपने काला नमक डालें, काली मिर्च उसमें थोड़ी सी ऐड करें, जो कि पूरे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं लेमन के, उसको हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेगा। लेमन होगा, चिया सीड डाल लें उसमें आप, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है उससे। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपनी इफ्तारी में ड्रिंक के तौर पे लेनी चाहिए। कोई किसी फिजी ड्रिंक या किसी भी ऐसे ड्रिंक पे नहीं जाना जो किसी पैकेट में बंद आ रहा है, उसको हमने अवॉइड करना है ताकि उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो। ठीक है। और उसके साथ जो आप फ्राइड आइटम ले रहे हैं उसमें हम कहते हैं, जैसे पुराने ज़माने में बेसन के अंदर हमारी नानी और दादी जो थी वो सारे मसाले डाल लेती थी और आधा चम्मच ऑयल में मज़ेदार पकौड़े बनते थे। तब तवे पे डालें, बेसन के अंदर आपने अनारदाना डालें, मेथी डालें, नमक, मिर्च, आपने वो सब कुछ डाल के तवे पे आधा टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल करें। तो वो आपको बिल्कुल पकौड़ों का जायका देगा, लेकिन वो इंतहाई हेल्दी होगा, फाइबर रिच होगा। वाह। तो पकौड़ों में हम जो फ्राई करके उसकी गज़ाइयत को कम करते हैं, बिल्कुल उससे हम बच जाएंगे। देसी घी के ऊपर इकरा में अभी एक वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू उनका जो चैनल था उसके ऊपर मैं देख रही थी कि एक रिसर्च थी आज से 15-20 साल पहले। हमने बहुत सुना कि देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, एक रिसर्च आई और उस वक्त भी मेरा दिमाग में सवाल आता था कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये अल्लाह ने हमें दी है, नेमतों के तौर पे दी हैं, ये कैसे नुकसानदेह हो सकती हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल कम करें या ज़्यादा करें या बहुत ज़्यादा हो तो मसला हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में मसला नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्लाह ने दी हैं हमें चीज़ें। आज रिसर्च कह रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा स्टोर्स पे जो डब्बों में मौजूद होता है वो देसी घी होता है और वो सारा एशियन कंट्रीज से जा रहा है। ओह माय गॉड, यानी हमें जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मिली गई थी, जो हम मेहनत करके खुद से बनवा लेते थे, वो हम नहीं खा रहे, लेकिन अब्रॉड सारा वो यूज़ हो रहा है और हम लोग सारा आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं। बिल्कुल, अब वो देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अब उनकी रिसर्च कह रही है कि आप कॉस्मेटिक्स में भी देसी घी डालें। सीरियसली? गुड मॉइस्चराइजर के लिए। बिल्कुल, ये रिपोर्ट मौजूद है। अब हम तो मुझे याद है कि हमारी नानी और दादी जब भी हमारे लिप चैप्ड होते थे या स्किन चैप्ड होती थी तो मेरी नानी कहती थी देसी घी को थोड़ी देर ठंडे पानी के साथ आप मिक्स करें तो एक क्रीम बन जाती है और वो कहती थी वो लगाओ ठीक हो जाएगा, और हम ठीक हो जाते थे। अब वो प्रैक्टिसेस, वो चीज़ें कहीं हैं ही नहीं, लेकिन अब साइंस हमें वेस्ट से वो चीज़ें भेज रही है जो कि असल में हमारा एसेट था, हमारी वो रवायत थी। तो जब भी कहीं भी सिविलाइजेशन को स्टोर करने की बात होती है ना कि आप उसको प्रिजर्व कर लें, तो उनका खाना, किचन, पहनना, ओढ़ना, ये सब कुछ बड़ा ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रैनीज किचन के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ों का रिवाइवल करें क्योंकि इसमें सेहत है और ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो यानी देसी घी भी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहले कहा जाता था देसी घी मत खाएं मत खाएं मत खाएं। अब है कि इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, बी कॉम्प्लेक्स है। अब हमें रिसर्च ये बता रही है, भाई हमारी नानी दादी तो रोज़ाना सुबह एक हमें उनका तो मोहब्बत ही ये थी ना कि वो पराठा भी देसी घी का बना के देना, रोटी में देसी घी लगा के देना है। तो हम तो ऑलरेडी वो विटामिन्स ले रहे थे ना। फिर रिसर्च आई और उसने हमें कहा जी आप ये नहीं खाएं, नुकसानदेह है। तो वो जो 15-20 साल एक स्पैन गुजरा है जिसमें लोगों ने ये हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं की, तो फिर उन्होंने कुछ तो खाना था ना। उस खाने में मार्जरीन आ गए, वो वेलकम किए गए, बच्चों ने वो खाना शुरू कर दिए, हालांकि वो सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो अब हमें दोबारा जाना है, हमें वापस जाना है अपनी जो हमारी रवायतें थी किचन में, उन चीज़ों को हमने देखना और थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेप्स लें। तो वी आर होपफुल कि हम थोड़े थोड़े स्टेप्स लेंगे तो हम वापस जाएंगे और सेहत का फिर एक रिवाइवल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप बात कर रही थी कि
ग्रैनीज़ के प्लेटफॉर्म से आपने डिफरेंट स्पाइसेस भी जो है वो इनॉग्रेट की हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम स्पाइसेस में भी बहुत गलतियां कर रहे हैं। मतलब अक्सर घरों में कहा जाता है मिर्चें वहाँ से ना लाना, वो तो मिर्चों का टेस्ट नहीं ठीक, मिर्चें खुद पिसवा लेना, ये मसाला वहाँ से लेना, ये मसाला वहाँ से लेना। ये मसाले आर्टिफिशियल जो हम ले रहे हैं, ये कितने नुकसानदेह हैं हमारे लिए? ये एक ना हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, वो ग्रीन गार्डन्स के नाम से उनका पेज है, जावेद इकबाल, और वो माली अपने आप को कहते हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जो शजर हैं वो सजदे की हालत में रहते हैं और वो हौली हैं, कुरान में है। तो मेरा उस दिन के बाद से ना मेरा अपने बिज़नेस को लेके, उन्होंने बात तो किसी और पैराए में की थी, मेरा अपने बिज़नेस को लेके ये चीज़ें इस तरह से बदली कि ये जो हम जितने, अब सुरख मिर्च का पौधा भी शजर ही है ना, वो भी पौधों का हिस्सा है। अब वो हौली है, ये हमें नुकसान नहीं दे रहे, किसी सूरत नुकसान नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ने कायनात में कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो हमारे लिए नुकसानदेह क्या है? उनके प्रोसेसेस। अब उस सुर्ख मिर्च को आपने पौधे से अलग किया, उसके बाद आपने उसको ओपन फील्ड में सुखा दिया। मसला यहाँ से शुरू होता है। जब आप उसको ओपन फील्ड में सुखा देंगे और वो कई दिनों तक, कई अराजी, एकड़ अराजी होती है जहाँ पे ज़मीन पर सूखी होती है, अब ऊपर से भी डस्ट है, उसमें हर तरह की कंटेमिनेशन है, स्ट्रे एनिमल्स है, हर तरह का कीड़ा है, और वो उसी कंटेमिनेशन को लेके खुश्क हो रही है। तो अब आप उसको कहीं से भी पिसवा लें, उसमें वो कंटेमिनेशन रहेगी। अगर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च पढ़ें, जिसमें फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने लोग भी एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें आप स्पाइसेस के सैंपल्स उठाएं, उनमें एफ्लाटॉक्सिन होता है। अब एफ्लाटॉक्सिन कैसे ग्रो करता है? जब फंगस अनट्रीटेड रहती है, और फंगस उस ड्राइंग प्रोसेस की वजह से अनट्रीटेड है। तो पाकिस्तान में 1, 2, 3, मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ तो 10, 12, 15 नंबर स्पाइसेस हैं। अब वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर जो आगे जिसके पास आया उसने कीमत कम करने के लिए फिर उसमें कुछ मिलावट कर दी, फिर तीसरे नंबर पर मिलावट हो गई, करते करते हमारी टेबल पर जो चीज़ पहुँचती है वो आप सोच लें कि वो कितनी नुकसानदेह होगी हमारे मैदे के लिए और जिगर के लिए। सही बात है, सही बात। तो ग्रैनीज़ किचन क्या करता है, हम डिहाइड्रेट का हमने कॉन्सेप्ट, हमने कहा कि आप गर्म हवा के ज़रिए 8 से 9 घंटे में आप किसी भी स्पाइस का मॉइस्चर कंट्रोल कर लें और फिर उसको आप बाई प्रोडक्ट में डालें, तो कंटेमिनेशन नहीं होगी और वो मसाले आपको ग़ज़ाइयत ज़रूर देंगे, सेहत देंगे, ज़िंदगी देंगे और जायका देंगे, लेकिन बीमारी नहीं देंगे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा काम है आपका कि हम लोगों को ना एक्चुअली ये पता नहीं है। हम देखें, मिर्चें ऐसा मसाला है जो डेली यूज़ होना है, नमक ऐसा मसाला है जो डेली यूज़ होना है, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे पाउडर्स हमारे किचन में मौजूद हैं जो हम जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर से लेकर आ जाते हैं, हमें नहीं पता वो हेल्दी हैं कि नहीं। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे, उनके सीने में अक्सर जलन रहती है, बर्निंग इतनी छोटी एज में स्टार्ट होती है। कोई कॉन्स्टिपेशन के मसले से गुजर रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, मतलब स्टमक इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हमारे घरों से बच्चों में स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि मसालों के अलावा हमारे किचन में ऐसी और भी कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं है और वो हम यूज़ भी कर रहे हैं और वो ख़राबी की तरफ लेके जा रही हैं हमें? उसमें जितना हम फ्रोज़न फूड अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मीट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। मीट को प्रिजर्व करना होता है ना, अपने गोश्त को करना होता है। सब्जियों और मसालों में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता जितना उनमें डाला जाता है। फिर उनके जो टेस्ट इन्हांस करने के लिए मीट में चीज़ें डाली जाती हैं, वो करते करते जो उनकी फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो कोई ब्रांड कितना भी उसको हेल्दी क्लेम कर ले, वो हेल्दी नहीं है। आसानी ज़रूर है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। और इन चीज़ों को हमें स्लो एंड स्टडीली अवेयरनेस के थ्रू बात करके, अपने बच्चों की काउंसलिंग करके, मुझे ये लगता है कि बहुत छोटे लेवल पर अब जो स्कूल्स हैं उनमें ये ज़रूर प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पर इस तरह की बात हो। बच्चे खाएं तो उनको ये पता लगे कि ये रियल फूड नहीं है। मेरे इख्तियार में अगर हो तो मैं इसको फूड की कैटेगरी से निकालूं। ये रियल फूड नहीं है। हर वो चीज़ जो आपके लिए नुकसान दे, आपको ज़िंदगी से दूर लेकर जा रही है, वो उसको आप फूड का दर्जा कैसे दे सकते हैं? फूड वो है जिसने हमें सेहत देनी है और ज़िंदगी देनी है। और इसका बड़े ही बुनियादी, मतलब बच्चों वाले लेवल पर जब उनको अपनी चॉइसेस पता होनी चाहिए। हम अपने जितना हमसे हो सकता है और आप जैसे
इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमारे जैसे लोगों को बुलाते हैं जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो उससे आगाही होती है। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बात की जाए, मैक्सिमम लोग इस पर बात करें, उतनी ही ज़्यादा मार्केट होगी। बिल्कुल ऐसा। जब बुरी चीज़ें मार्केट हो रही हैं तो अच्छी चीज़ें कम मार्केट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा मार्केट होंगी तो लोगों को पता चलेगा, इसको तो जुर्म करार दे देना चाहिए। जिस घर में अगर कोई माँ ये चीज़ें बना रही है, फास्ट फूड का इस्तेमाल हो रहा है और फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये क्राइम करार दिया जाए ना। इतने सख्त लेवल पर अगर हम काम करेंगे, हर 4 में से, पाकिस्तान में एक फूड डैशबोर्ड है, फूड सिस्टम डैशबोर्ड, अगर आप वहाँ जाएं, हर 4 में से एक बच्चा उसको जो है ग्लासेस लगे हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्यों लगे हुए हैं? उसका मतलब क्या है? हमारा दिमाग और हमारी आंखें क्यों कमज़ोर हो गई? हमने तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना था, हमने तो दुनिया को तस्खीर करना था, लेकिन हमारा एक बच्चा जो 9 साल का है, 10 साल का है, उसको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो उसने ज़िंदगी में, तो वो बीमार बच्चे ने कैसे लोगों को कम्पीट करना है? वेरी ट्रू। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम चाहते हैं कि माओं के दिमाग में पैदा हों, फिर वो उसके लिए कुछ करें। बिल्कुल। हमने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिसमें नट्स और सीड्स ऐड किए हैं। अब सीड्स बच्चे नहीं ले रहे। मुझे याद है कि हमारा जब दौर था तो हमारे दौर में छोटे छोटे पैकेट्स मिलते थे, उसमें सीड्स होते थे, सनफ्लावर सीड, और हमारा मशगला था कि उसको छीलना और खाना। अब वो पैकेट कहीं मौजूद नहीं है, सीड नहीं खा रहा, बच्चे को पता ही नहीं है कि सनफ्लावर सीड क्या है, तो वो खाएगा भी नहीं। अब वो जब सीड्स और नट्स नहीं खाएंगे तो आपके ब्रेन को जो एक सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिसिंग है, हर बार हर रोज मिसिंग हो रहा है, तो अल्टीमेटली ग्लासेस तो लगेंगे, आपका ब्रेन वैसे फंक्शन नहीं करेगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं बच्चों की, ये आप फूड के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। कि मेडिकेशन पे जाने से बेहतर है कि हम अपनी फूड अच्छी कर लें। अच्छा, आपने फ्रोज़न फूड की बात की, लेकिन हमारे यहाँ ना होटलिंग का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम बड़ी खुशी से उठते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटलिंग कराते हैं, अगर नहीं भी गए तो 2 दिन के बाद 1 दिन रात में हम जो है वो डिलीवरीज करवा रहे होते हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक है हम लोगों के लिए? ये जो इससे पहले हमने बात की कि जितनी भी फास्ट फूड है बाहर जो है, उनके नज़दीक यकीनन हमारी सेहत प्रायोरिटी नहीं है। उनके नज़दीक जहाँ से भी हम ऑर्डर करते हैं, उनके नज़दीक ये प्रायोरिटी कि कितना ज़्यादा ऑर्डर उनको रिसीव हो रहा है। तो वो कभी भी ना ऑयल को रिप्लेस कर रहे हैं, ना ही वो और इंग्रेडिएंट्स का ख्याल कर रहे हैं, ना ही वो ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स जिसमें उन्होंने खाना भेजा है ये किसी भी ऑर्डर करने वाले के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए कितना कीमती है। तो ये हमें ही अगेन फूड चॉइसेस पे और लाइफ हैबिट्स पे, लाइफस्टाइल पे, ये हमें ही काम करना, और ये इंतहाई नुकसानदेह है। इसको हम फूड कैटेगरी में रख ही नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है। और इवन मैं इसको अपनी फैमिली में मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, और मेरे लिए मुश्किल इसलिए कि हम इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे घर में तो इन चीज़ों पे बहुत बात भी होती है, लेकिन फिर भी मुश्किल है अगेन, क्योंकि जो बुरी चीज़ें हैं ना, उनकी मार्केटिंग इतनी हो रही है। जितना बड़ा ब्रांड आता है वो हर 20 फीट के बाद अपना एक बोर्ड लगाता है, बच्चे को उस ब्रांड के नाम याद होता है, उसकी प्रोडक्ट्स भी याद होती हैं। ऐसे ही है। और उस प्रोडक्ट में क्या उसकी फील आ रही है, मतलब चीज़ कैसे उससे आउट हो रही है, वो कितना चीज़ी है, उसमें कौन सी टॉपिंग्स हुई हैं, बच्चों को ये याद होती हैं। ऑफ कोर्स उसने मार्केट बहुत अच्छा कर लिया ना, अगेन हमने रियल फूड को मार्केट नहीं किया। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूट्स बड़े लेवल पर रियल फूड को मार्केट करना शुरू करते हैं। फौजिया, मुझे आप ये बताइएगा कि अक्सर ना हम लोग अफ्तार के अंदर दूध सोडे का बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम दूध सोडा, मिल्क शेक्स ये पीते हैं, तो ये दूध सोडा ठीक है, हमें पीना चाहिए क्या? ये हेल्दी है अफ्तार में पीना? अच्छा, मेरा बचपन जो गुजरा है ना, वो दूध सोडा पीते हुए गुजरा है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने फूड साइंसेस में डिप्लोमा किया, और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि दूध का जितना कैल्शियम है वो सोडे वाली बोतल ने मार दिया है। और फिर इतना ज़्यादा उसमें चीनी है, जो सोडा जो भी हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए, और फिर उसके ऊपर से हम चीनी भी डालते हैं उस दूध सोडे में, तो वो डबल ट्रिपल करके हर दफ़ा हमारा शुगर लेवल को स्पाइक कर रही है। इसीलिए एडल्ट्स में हर 11 में से एक बच्चा जो है वो उसकी शुगर स्पाइक कर रही है, और वो पेशेंट है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि ये हमारी बहुत गलत प्रैक्टिसेस हैं,
और हमारी एक हैबिट है कि जब हम इफ्तार कर रहे होते हैं, इवन सहरी में भी हम लस्सी भी ले लेंगे, दही भी ले लेंगे और कहेंगे जो आखिरी वो जो अजान का टाइम हो रहा है ना, उसमें चाय दे दो, चाय तो लाजमी है। उसमें कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए इन चीज़ों के दरमियान, वो नहीं है, तसल्ली नहीं है। और अगेन हमें ये लगता है कि बचपन से ना, मैं भी, अपनी अम्मा मेरी कहा करती थी 3 रोटियां खा लो बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत अच्छी खुराक है, 2 रोटियां खाना ये अच्छी समझा जाता था। बहुत सारा दूध भी पी लो, लस्सी भी पी लो, चाय भी पी लो, उसके कंसिक्वेंसेस अब हम आज बेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम 124वें नंबर पे हैं ना सेहत में। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हीं रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से कर रहे हैं। कम खाना, पोर्शंस में खाना, फिर फूड कॉम्बिनेशंस को देखना, और फिर उनमें वक्त रखना। मतलब आपने लस्सी पी ली है, ठीक है, सहरी में आपने लस्सी पी ली, अब चाय के दरमियान आपका आधा घंटा होना चाहिए। तो थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं अगर आपको बहुत कुछ खाना है, आपकी क्रेविंग है कि आपने चाय पीनी है, हमें सर में दर्द हो जाता है, आप पूरा दिन बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, बिल्कुल ऐसा। तो ये चीज़ें अगर हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम रखना है। तो ग्रीन टी ज़रूर लें सहर में, बिल्कुल, वो लाइट रखती है आपको। अच्छा, मतलब खाना खा के देखें, हम जब सैरी करके सो जाते हैं, फिर जब हम उठते हैं तो हम बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, सुस्ती भी अलग से हो रही होती है, और भी हो रही होती है। बिल्कुल। तो शहर में तो हम ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेते। हमारे तो कॉन्सेप्ट्स वही है कि हमने पराठे भी खाने, अंडे भी खाने, सालन भी खाने, और चाय भी पीनी है, दही भी खाना है, लस्सी भी पीनी है। तो हम तो यही सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। ग्रीन टी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारी शहर में। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान में भी क्या हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, कि ऑलरेडी फास्टिंग के थ्रू हो रही होती है? अच्छा, फास्टिंग के थ्रू बिल्कुल हो रही होती है, लेकिन अगर फास्टिंग के बाद आपने बहुत फ्राइड आइटम्स खा लिए हैं तो वो सब कुछ आप उसको ज़ीरो कर दें। वो ज़ीरो है। अब उस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाना है, तो डिटॉक्सिफिकेशन तो सिंपल गर्म पानी अगर आप ले रहे हैं, ये नहीं कि उबलता हुआ बॉइलिंग टेम्परेचर का पानी नहीं, नीम गर्म, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। अच्छा। अगर आप उसके अंदर कोई फ्रूट पाउडर ऐड कर देते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत और जायका दोनों ज़बरदस्त हो जाते हैं। ईजी टू टेक है। जैसे अभी हम लीवर डिटॉक्स पे काम करें तो उसमें हमने चिकंदर के पाउडर से और हिबिस्किस फ्लावर जो है उससे हमने एक डिटॉक्सिफाई टी बनाई हुई है, जो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारी लीवर के लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। इकरा, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे बाल बहुत अच्छे होने चाहिए, कैसे सिल्की होंगे। हम बहुत ट्रीटमेंट भी लेते हैं स्किन के लिए, हम फेशियल करवा लेते हैं, उसमें अब देखें बिला तखसीस मर्दों के भी पॉलर्स हैं और फीमेल, ऐसे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारा इनर ऑर्गन है, मतलब हमारा किडनी कितना हेल्दी है, हमारा लीवर कितना खूबसूरत है, हमारा हार्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। जब हम अपने इनर ऑर्गन्स पे इतना ही काम करेंगे, उसकी खूबसूरती पे और उसके अच्छे फंक्शनिंग पे, तो हम इनसाइड आउट ग्लो करते हैं। ज़ाहिरी चीज़ों के बजाय हम बाहर को देखें तो ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म है। बाहर कुछ लोगों से हम राब्ते में होते हैं अपने बिज़नेस को लेकर भी, 90 साल 100 साल के लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, और वो तमाम लोग ऑफिस में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ देखें तो 60 के बाद लोग बिस्तर पे हैं, बिल्कुल ऐसा। एक तो 60 के बाद वो खुद बिस्तर पे हैं, और जो उनके बच्चे 30-35 साल के हैं, वो उनकी एनर्जी कहाँ लग रही है उनको अस्पतालों में लेकर जाने के लिए। बिल्कुल ऐसा। हॉस्पिटल्स के बाहर वेट कर रहे हैं वो, यानी वो 60 साल का इंसान खुद भी वर्किंग नहीं है, और जो यंग जनरेशन उसकी थी, जिसने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा कहाँ गुजार रहा है? उनके साथ हॉस्पिटल्स में। वेरी ट्रू। तो ऐसी कौम ने हम कैसे तरक्की करेंगे? हम वेस्टर्न को जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है तरक्की में सबसे बड़ा किरदार आपकी सेहत का होता है। वो सेहत जो होती है वो बेसिकली आपका माइंडसेट भी बता रही होती है, बिल्कुल कितना फोकस्ड है। बिल्कुल ऐसे। तो वो पूरी उनकी अगर आप लाइफस्टाइल देखें, जर्नी देखें, उनके फैमिलीज़ का देखें, तो वो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक और बहुत चीज़ है कि हमारे यहाँ इसके साथ साथ ना खाने का रिवाज तो है, लेकिन खाने के साथ साथ एक्सरसाइज का रिवाज भी नहीं है। बाहर अगर आप देखें तो वो लोग बहुत बहुत जिम करते हैं, वो लोग बहुत स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग वॉक करते हैं, वो लोग रनिंग करते हैं, वो लोग योगा करते हैं, वो लोग मेडिटेशंस करते हैं, वो लोग बहुत कुछ करते हैं। फिर वो
90s में भी यंग लगते हैं और 90s में भी बहुत काम कर रहे होते हैं। हम लोगों को 30 तक तो माँ बाप भी ये नहीं सिखाते कि यार खुदारा उठो जिम कर लो। करते हैं बॉयज़ फिर भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को कहाँ ये कहा जाता है कि उठो जिम जाओ, ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए। तो फिर कैसे सेहत आएगी हमारी? एग्जैक्टली जो हम खा रहे हैं वो हम बर्न नहीं कर रहे। एक तो हम गलत खा रहे हैं, फिर हम उसको बर्न भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ओवरऑल पूरा लाइफस्टाइल जो है उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और फिर उस पर कुछ स्टेप्स लेने की भी ज़रूरत है ताकि हम बेहतर और कामयाब कौम भी बने और इंसान भी बने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पे आऊँ और मैं पूछती हूँ कि आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बता दें जो हमें डेली लाइफ में लाजमी तौर पर करनी चाहिए, बेशक वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, लेकिन उसे करना ही करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, गुजार तो सभी लेते हैं ना, लेकिन जीता कौन है ये तो हमारा लाइफस्टाइल ही बताता है। बिल्कुल, उसमें हम ना हमेशा, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ और मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, मेरा हमेशा ये बेहतरीन टॉपिक होता है कि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ वैल्यू एडिशन और हमारी भी हो, ज़िंदगी में वही चीज़ें प्रैक्टिसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएं। उसमें नींबू पानी आपको रोज़ मॉर्निंग में आप समझें कि जैसे सांस लेना ज़रूरी है ना, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी आपका चिया सीड और लेमन वाटर लेना ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में इतनी बेहतरीन तब्दीली देखेंगे कि मैंने देखा लोगों के बाल बेहतर हो जाते हैं, उनकी स्किन बेहतर होती है, उनका गट हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है, विटामिन सी की कमी डेली उनकी पूरा होना शुरू हो जाती है। तो ये अपनी हैबिट बना लें, और रात को जब आप सोएं, मतलब मॉर्निंग में ये काम करें, रात को जब आप सोने लगें तो कोई भी ग्रीन टी आप ज़रूर लें, किसी भी फ्लेवर में हो। वो आप सोने से 2 घंटा पहले उसको ज़रूर कंज्यूम करें। तो बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो गर्म पानी और ग्रीन टी अगर आप किसी मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी से आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें अदरक के साथ ले लें, आप टर्मरिक के साथ लें, लेकिन लें आप खालिश चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ ये आप ख्याल रखें। तो आप ये 2 प्रैक्टिस करें और वॉक ज़रूर करें। तो ये 3 छोटी छोटी चीज़ें, अब अगर आप इनकी कॉस्ट देखेंगे ना इकरा, तो पूरे दिन में आपने शायद 50 से 60 रुपए शायद इस पूरी एक्टिविटी में आपके खर्च होंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये आपको बहुत बार डॉक्टर्स के विजिट से बचाएगा, और जहाँ पे हम एकदम बहुत सारे हज़ारों पैसे लगाते हैं उससे बचाएगी ये चीज़ हमें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और आपको आपके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के काफ़ी नए तरीके पता चले होंगे। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।